दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल अवंतिका कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम 10th क्लास का विज्ञान हम स्टडी करेंगे और इसमें हम ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। दोस्तों, लगभग 80 से 90 क्वेश्चन मैं इसमें कवर करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, ये याद रखें, 30 मार्क्स के आपको ऑब्जेक्टिव आएंगे और आपको पास होने के लिए मिनिमम 25 मार्क्स की ज़रूरत होगी। ओके दोस्तों, मतलब ये वीडियो आपको पास करवाने का दम रखता है। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो को बहुत अच्छे और ध्यान से समझें, बिना स्किप किए हुए वीडियो पूरा देखें अगर आप चाहते हैं ग्रैंड सक्सेस। ओके दोस्तों, चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने हाजिर है सारे ऑब्जेक्टिव, जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव दोस्तों मैं छाट के लाया हूँ। तो पहला ऑब्जेक्टिव है दोस्तों हमारा अम्ल और क्षार मिलकर, है ना। ये क्षार है, एसिड एंड बेस, है ना। प्रिंट मिस्टेक हो सकती है कहीं कहीं पे, तो ज़्यादा लोड मत लीजिएगा। अम्ल और क्षार यानी एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते हैं दोस्तों, लवण और जल बनाते हैं, यानी साल्ट एंड वाटर बनाते हैं। ओके दोस्तों, IUPAC का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल यूनिफॉर्म ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। दोस्तों, हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में आप केवल ट्रांसलेट करना है आपको, बाकी नाम ये रहेगा इंटरनेशनल यूनिफॉर्म ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। दोस्तों, LPG जो है, जिसका उपयोग हम करते हैं खाना बनाने के लिए, है ना, रसोई गैस जिसको हम बोलते हैं, तो इसका पूरा नाम क्या है? हिंदी में होगा द्रवित पेट्रोलियम गैस और इंग्लिश में होगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आप चाहे तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी लिख सकते हैं। फिर आता है CNG। दोस्तों, CNG वही गैस है जो गाड़ियों में यूज़ की जाती है, लेकिन हमारे एरिया में जो है, अपने एरिया में LPG गैस का यूज़ किया जाता है। ओके, तो इसका दोस्तों CNG का पूरा नाम होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हम इसे बोलेंगे। ओके दोस्तों, कार्बन की संयोजकता यानी वैलेंसी कितनी होती है? तो दोस्तों, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, है ना। दोस्तों, 4 होती है कार्बन की वैलेंसी। दोस्तों, तारे हमें क्यों टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं? तो दोस्तों, स्टार ट्विंकलिंग करते हुए, स्टार जो है ट्विंकल करते हुए क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि रिफ्लेक्शन की इंसिडेंट के कारण, है ना, मतलब अपवर्तन की घटना के कारण। दोस्तों, समुद्र का रंग नीला क्यों होता है? दोस्तों, प्रकीर्णन के कारण, यानी सी जो है उसका कलर हमें ब्लू दिखाई देता है। ओके, TV में वगैरह में आपने देखा ही होगा। तो वो क्यों होता है दोस्तों? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। ओके, फिर आता है पानी में डूबी हुई जो कांच की छड़ है दोस्तों, यहाँ पे, है ना, पानी में डूबी हुई कांच की छड़। ओके, मतलब ग्लास की रॉड जो है वो पानी में अगर हम डुबोते डिप करते हैं उसको, तो वो मुड़ी हुई दिखती है हमें। तो क्यों दिखती है दोस्तों? अपवर्तन के कारण, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण दिखती है। ओके दोस्तों। दोस्तों, अगला है अम्ल धातु से क्रिया करके कौन सी गैस देते हैं? दोस्तों, हाइड्रोजन गैस देते हैं। रक्त का pH मान, है ना, रक्त का pH मान यानी pH वैल्यू ऑफ ब्लड कितना होता है दोस्तों? 7.4 होता है। एसिड जो है वो मेटल से रिएक्ट करके क्या देते हैं? हाइड्रोजन गैस देते हैं। ओके दोस्तों, अगला है हमारा जो प्योर वाटर होता है, शुद्ध जल, उसका pH वैल्यू कितना होता है? pH मान होता है दोस्तों 7। ओके, सबसे कठोर पदार्थ होता है, सबसे हार्डेस्ट मेटल कौन सा है दोस्तों? मेटल हीरा है। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। प्रकृति में पाई जाने वाली द्रव धातु कौन सी है? दोस्तों, लिक्विड मेटल जो है वो कौन सी है? तो पारा यानी मरकरी, जिसको Hg से हम डिनोट करते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। कार्बन के 2 अपर रूप कौन कौन से हैं? ओके दोस्तों, तो कार्बन के 2 अपर रूप है दोस्तों, हीरा और ग्रेफाइट। दोस्तों, अपर रूप को कहा जाता है एलिलिक फॉर्म। ओके दोस्तों, तो एलिलिक फॉर्म अगर कार्बन का पूछे दोस्तों, तो हीरा और ग्रेफाइट, है ना, यानी कार्बन जो है हीरा तथा ग्रेफाइट इन 2 रूपों में प्रकृति में पाया जाता है। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, चमकदार अधातु कौन सी होती है? जनरली धातुएं क्या होती है? चमकदार नहीं होती। धातुएं चमकदार होती है, अधातुएं चमकदार नहीं होती। ओके, तो आपसे पूछा जाएगा चमकदार अधातु कौन सी है? तो दोस्तों, हीरा है, ग्रेफाइट है और आयोडीन, ये सारी क्या है दोस्तों? चमकदार अधातु है। ओके, इसके बाद आता है ऊष्मा की सर्वोत्तम चालक धातु कौन सी है? दोस्तों, चांदी है। सोडियम धातु को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है और इसे चाकू से काटा जाता है। दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा चाकू से, नाइफ से कट की जाने वाली धातु कौन सी है? तो सोडियम है, और केरोसिन में डिप करके किसे रखा जाता है? तो सोडियम धातु को रखा जाता है। सबसे हल्की गैस कौन सी है दोस्तों? हाइड्रोजन। ओके दोस्तों, फिर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब क्या होता जाता है? वायुमंडलीय दाब में क्या परिवर्तन होता है दोस्तों? वायुमंडलीय दाब जो है कम होने लगता है। एक अगर ऑब्जेक्टिव आपने सुना हो दोस्तों, तो पर्वतारोही जो है अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाते हैं जब वो ऊंचाई पर चढ़ते हैं, माउंट एवरेस्ट वगैरह पर, है ना। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि वहाँ पे वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है और इसके कारण क्या होता है? नाक से खून बहने लगता है और हमारे बॉडी के अंदर की जो नसें होती है वो फट जाती है, इस वजह, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसलिए वो ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाते हैं। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगले ऑब्जेक्टिव आपके सामने है, रक्त जो है, ब्लड, कौन सा ऊतक है दोस्तों? कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, यानी संयोजी ऊतक है। ओके दोस्तों, आगे देखिए, रक्त में ऐसा क्या पाया जाता है जो शरीर की रोगों से रक्षा करता है ना। तो दोस्तों, WBC यानी श्वेत रक्त कणिका, इसे श्वेत रक्त कणिका बोलते हैं उसको, है ना, याद रखिएगा, यानी वाइट ब्लड कार्पसेल्स बोलते हैं। तो WBC जो है वो रक्त में पाई जाती है और ये शरीर के हमारे शरीर के रोगों से रक्षा करती है।
दोस्तों फिर है रक्त का रंग लाल क्यों होता है ना। तो रक्त का रंग, ब्लड का कलर जो है रेड क्यों होता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन जो है ये आयरन का ही एक घटक है। ओके दोस्तों, लोहा जो है हमारे ब्लड में या बॉडी में आयरन के रूप हीमोग्लोबिन के रूप में पाया जाता है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसके द्वारा होती है दोस्तों, रंध्र के द्वारा यानी स्टोमेटा के द्वारा होती है, स्टोमेटा के थ्रू होती है। ओके दोस्तों, पानी का भाप बन के निकलना है ना, यह वाष्प के रूप में निकलना। प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है दोस्तों, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या है, सोयाबीन है। ओके दोस्तों, सोयाबीन में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। इसके बाद जो सेल है उसका पावर हाउस या ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। आप चाहे तो दोस्तों इसे नोट कर सकते हैं या फिर इनका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, ताकि आप इन फ्यूचर आप स्टडी करें तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य यानी प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क जो है सेल में किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, राइबोसोम के द्वारा किया जाता है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी होती है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, वो किस रूप में संचित होती है दोस्तों, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का पूरा नाम दोस्तों एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, याद रखिएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको एटीपी कहा जाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, याद रखिएगा दोस्तों। अगला है मानव यकृत में जो ग्लूकोज होता है ना, मतलब लीवर में जो ग्लूकोज होता है वो किस फॉर्म में इकट्ठा होता है दोस्तों, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। दोस्तों यहीं से एक और ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि ह्यूमन में पाई जाने वाली लार्जेस्ट ग्लैंड जो है, मतलब सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो दोस्तों यकृत जो है मनुष्य में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है। आगे बढ़ते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर है ना कैसा बनता है दोस्तों, उल्टा बनता है। यहाँ से दो ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, मनुष्य के नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो रेटिना पे बनता है ना, और कैसा बनता है रेटिना पे, तो दोस्तों उल्टा बनता है। ओके, और ये सीधा हमें कोई भी वस्तु सीधी क्यों दिखाई देती है दोस्तों, प्रतिबिंब तो उल्टा बन रहा है, फिर हमें सीधी क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि रेटिना से हमारे दिमाग तक यानी हमारे मस्तिष्क तक जाने वाली जो नसें होती है ना, वो क्या करती है, उस चित्र को या उस इमेज को क्या करती है उसको सीधा कर देती है। ओके, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए दोस्तों ये है मायोपिया। ओके, मायोपिया जो है या शॉर्ट साइडनेस इसको हम बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष। तो इसके निवारण के लिए मतलब इसके उपचार के लिए, अगर ये किसी को हो जाए तो उसके निवारण के, इसके समाधान के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, अवतल लेंस का, याद रखिएगा दोस्तों, है ना। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस, अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष के लिए दोस्तों उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष के लिए मतलब हाइपरमेट्रोपिया, या जिसे हम लॉन्ग साइडनेस बोलते हैं। ओके दोस्तों, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तर लेंस और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये आगे देखो, दूर दृष्टि दोष के लिए हम उत्तर लेंस का प्रयोग करते हैं। ओके, फिर नेत्रदान के समय आँख का कौन सा भाग जो है वो दान किया जाता है, डोनेट किया जाता है ना। आई डोनेट जब हम करते हैं, सुनते हैं, तो उसमें पूरी आँख डोनेट नहीं होती दोस्तों, उसका ओनली कार्निया जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है, कॉर्निया। ओके दोस्तों, फिर इंसुलिन नामक हार्मोन जो है उसका स्त्रावण कहाँ से दोस्तों, अग्नाशय की ग्रंथियों द्वारा किया जाता है। ओके, अग्नाशय की जो बीटा सेल्स जो है ना, बीटा कोशिकाएं जो है इसका स्त्रावण करती है। तो दोस्तों दो तरह से पूछा जा सकता है, इंसुलिन कहाँ से स्त्रावित होता है, तो अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा, और अग्नाशय ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्त्रावित करती है, तो दोस्तों इंसुलिन। ओके, अब इंसुलिन का क्या इंपॉर्टेंस है वो अगले ऑब्जेक्टिव में देखते हैं। रक्त में शर्करा यानी जिसको हम शुगर बोलते हैं दोस्तों, इसका नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, इंसुलिन के द्वारा किया जाता है। आपने सुना होगा शुगर जो है एक कॉमन बीमारी है, जो ये जो शर्करा है दोस्तों, ये शुगर किसकी कमी के कारण होती है, इंसुलिन की कमी के कारण होती है दोस्तों। जब बॉडी में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है ना, तो हमें आउटसोर्स से इंसुलिन लेना होता है। और आपने देखा होगा कि शुगर के जो मरीज होते हैं उनके इंजेक्शन लगते हैं, तो वो इंजेक्शन दोस्तों इंसुलिन हार्मोन के ही होते हैं, है ना। फिर आता है वजन में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, गाइटर नामक रोग होता है, या जिसको घेंगा भी बोला जाता है। ओके, तो गाइटर रोग या घेंगा रोग जो है इसमें गला फूल जाता है दोस्तों। अब कभी पूछा जाए कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें गर्दन जो है या गला जो है फूल जाता है, तो दोस्तों गाइटर या घेंगा रोग उसे बोला जाता है। इसलिए हमें आयोडीन युक्त नमक प्रयोग करने की सलाह दी जाती है दोस्तों। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है। इसके बाद आता है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग। दोस्तों ये सब उल्टा भी पूछ सकता है, रतौंधी रोग कौन सी विटामिन की कमी से होता है, तो ए विटामिन की कमी से। विटामिन बी किससे संबंधित है दोस्तों, बेरी से संबंधित है। ओके दोस्तों, याद रखें विटामिन बी जो है बेरी से संबंधित है। दोस्तों अगर आप वीडियो से कुछ सीख पा रहे हैं या आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ अच्छा आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो इसे लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले एजुकेशनल वीडियो जो है आपके पास सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है दोस्तों, स्कर्वी नामक बीमारी होती है, जो दांतों के मसूड़ों से संबंधित होती है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है दोस्तों? रिकेट्स बीमारी होती है, जिसमें हड्डियाँ कमजोर हो जाती है और विटामिन डी के या तो कैप्सूल दिए जाते हैं या फिर आपको धूप में बैठने की सलाह दी जाती है दोस्तों। ओके दोस्तों, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होती है, याद रखिएगा दोस्तों, एक ना एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से पक्का है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है दोस्तों? स्कर्वी बीमारी होती है। ओके, और मसूड़ों से संबंधित बीमारियाँ जो है विटामिन सी की कमी से होती है। और दोस्तों यहाँ से अगर पूछा जाए कि विटामिन सी कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों, आंवला जो है इसका अधिक सोर्स है, मतलब सबसे अच्छा स्रोत है। विटामिन ई की कमी से कौन सी बीमारी होती है दोस्तों? बांझपन होता है, यानी संतान उत्पत्ति नहीं हो पाती है। और विटामिन के जो होता है दोस्तों, विटामिन के, इसकी कमी से क्या होता है दोस्तों? खून का थक्का यानी क्लोटिंग, ब्लड की क्लोटिंग नहीं बनती है। ओके दोस्तों, प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है दोस्तों? क्वाशियोकर बीमारी होती है। ओके, याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी ज़्यादातर पूछा जाता है दोस्तों। मैं जितने क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ये कॉम्पिटिशन में भी पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है दोस्तों, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कौन से पौधे का प्रयोग किया था? तो मटर के पौधे का, यानी गार्डन पी का उसने प्रयोग किया था दोस्तों मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। इसके बाद आता है दोस्तों अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, यानी जेनेटिक्स या हेरिडिटी जो है उसका फादर ऑफ हेरिडिटी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो दोस्तों ये कहा जाता है मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम था। अगर आप मेंडल भी लिखते हैं तो आपका आंसर सही माना जाएगा। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है दोस्तों? हीलियम गैस भरी जाती है। ओके दोस्तों, याद रखिए, इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है दोस्तों? तो मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि मुंह से जो है भोजन में लार मिला दी जाती है और लार जो है वो पाचन प्रारंभ कर देती है दोस्तों। ओके, स्टार्च का पाचन करती है। फिर आता है अमाशय में भोजन का माध्यम कैसा हो जाता है दोस्तों? अमाशय में क्योंकि HCl एसिड निकलता है यहाँ से, तो अम्लीय हो जाता है, मतलब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है यहाँ पर भोजन में मिल जाता है, इससे भोजन का माध्यम अम्लीय हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव ये भी बन सकता है कि मनुष्य के अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ओके दोस्तों, शरीर में सबसे अधिक समय तक भोजन कहाँ पर रहता है दोस्तों? अमाशय में उपस्थित रहता है। याद रखिएगा, शरीर में सबसे अधिक समय तक भोजन कहाँ पर ठहरता है? अमाशय में। फिर आता है दोस्तों यकृत से पित्तरस का स्त्राव होता है। पित्तरस का स्त्राव कहाँ से होता है दोस्तों? यकृत से होता है। ओके, और ये पित्ताशय में आके इकट्ठा होता है। ओके दोस्तों, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है दोस्तों यकृत। ओके, पीयूष ग्रंथि को कौन सी ग्रंथि कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है दोस्तों, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसको कौन सी ग्रंथि कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड कहा जाता है दोस्तों, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। वयस्क मनुष्य के हृदय की स्पंदन दर कितनी होती है दोस्तों? हार्ट बीट जो है ना, एक एडल्ट पर्सन की हार्ट बीट कितनी होती है दोस्तों? 72 पर मिनट होती है। ओके दोस्तों, 72 पर मिनट, याद रखिए दोस्तों। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा, सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है ना, ब्लड प्रेशर कितना होता है दोस्तों? याद रखिएगा 120/80 mmHg होता है दोस्तों, है ना, 120/80 mmHg होता है ना दोस्तों, याद रखिएगा इसे। दोस्तों अगला ऑब्जेक्टिव हमारा, प्रकृति में ऊर्जा का स्रोत कौन है दोस्तों? प्रकृति में सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत जो है वो है सूर्य। नेचर में जो एनर्जी ऑफ सोर्स है वो कौन है दोस्तों? सन। आगे है पौधे अपना भोजन जो है यानी ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। भोजन के रूप में काय का निर्माण करते हैं दोस्तों? ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ओके, और ये ग्लूकोज का निर्माण जो है किस प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है? प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा जो है पौधे अपना भोजन या भोज्य पदार्थ बनाते हैं। वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए दोस्तों कौन से दर्पण का उपयोग होता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैक व्यू के लिए जो है व्हीकल में कौन से मिरर का यूज होता है दोस्तों, है ना? तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है। ओके दोस्तों, याद रखिएगा। दाढ़ी बनाने के लिए यानी शेविंग करने के लिए, या वाहनों की हेडलाइट में, या फिर दांत के डॉक्टर जो है कौन से मिरर का यूज़ करते हैं दोस्तों? अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बड़ी इमेज बनाता है दोस्तों, है ना। तो दांत के डॉक्टर को दांत के मुंह के अंदर की सदस्य में थोड़ा बड़ा करके देखना होता है ना। तो यहाँ पे ये अवतल दर्पण का यानी कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं। ओके दोस्तों, कॉनकेव। ओके दोस्तों, आगे है विद्युत हीटर, प्रेस आदि जो है विद्युत के कौन से प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो दोस्तों ये प्रभाव ऊष्मीय प्रभाव है। ऊष्मीय प्रभाव को बोलते हैं दोस्तों हीटिंग इफेक्ट, है ना। हीटिंग इफेक्ट को शो करते हैं। ओके दोस्तों नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा, प्रतिरोध का मात्रक क्या है दोस्तों? प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, है ना। ओम का लॉ दोस्तों 10th में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा, है ना। I = VR होता है, ये सॉरी V = IR होता है दोस्तों, है ना। V = IR, ये ओम का नियम है। ओके, विद्युत बल्ब का फिलामेंट दोस्तों कौन सी धातु का बना होता है? टंगस्टन धातु का बना होता है ना, याद रखिएगा। जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो कौन सी मेटल का बना होता है? टंगस्टन। ओके दोस्तों, घर की विद्युत की सुरक्षा हेतु, है ना, मतलब हमारा जो घर का जो सर्किट होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट, उसके प्रिवेंशन हेतु हम किसका यूज़ करते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रिक फ्यूज का, यानी विद्युत फ्यूज का उपयोग करते हैं, है ना। ताकि जब भी ओवरलोडिंग हो या वोल्टेज कम ज़्यादा है तो फ्यूज उड़ जाता है और हमारे होम अप्लायंसेस जो है
या जो बिजली के साधन है, टीवी, फ्रिज, है ना, ये सारे क्या होते हैं, सुरक्षित रहते हैं। विद्युत फ्यूज का तार जो है वो किस प्रकार का होता है दोस्तों, तो उच्च प्रतिरोध, उसका प्रतिरोध बहुत उच्च होता है और निम्न गलनांक का होता है, जिससे क्या होता है, थोड़ा सा भी अगर लोड बढ़ता है तो वो गर्म होकर पिघल जाता है और इस तरह से जो सर्किट है वो टूट जाता है। ओके दोस्तों, सर्किट ब्रेक हो जाता है। फिर आता है दोस्तों श्वेत प्रकाश को कितने 7 रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, वर्ण विक्षेपण कहा जाता है ना। श्वेत प्रकाश जो है प्रिज्म की सहायता से, आपने देखा होगा ये वाला चित्र है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, है ना, इस टाइप का चित्र है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चित्र भी याद करना और एग्जाम में इसका क्वेश्चन भी पूछा जाता है दोस्तों, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जरूर याद करके जाइएगा। ओके, वर्ण विक्षेपण इसे कहा जाता है। ओके दोस्तों, फिर आता है दोस्तों वर्ण विक्षेपण के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, प्रिज्म का। जैसे कि मैंने अभी चित्र में बताया, प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है ना, तो कांच का गुटका होता है। पीएच पैमाने का आविष्कार, यानी पीएच पैमाना जो है, पीएच जो स्केल है, तो दोस्तों पीएच पैमाने का आविष्कार किसने किया था दोस्तों, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था, याद रखिएगा। इसके बाद आता है दोस्तों अगला ऑब्जेक्टिव हमारा, इंद्रधनुष का दिखाई देना। प्रकाश का कौन सी घटना है, तो दोस्तों ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है इंद्रधनुष, है ना। 7 कलर में दिखाई देते हैं। ओके, विबग्योर या बेजानी हैप्पी नाला के नाम से जाना जाता है दोस्तों वर्णक्रम। आगे दोस्तों वायुमंडल में सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें होती है ना, इनसे हमारी रक्षा कौन करता है दोस्तों, ओजोन परत करती है। ओके, तो पृथ्वी से लगभग 16 किलोमीटर की डिस्टेंस पर पाई जाती है और ये पराबैंगनी किरणों से, यानी अल्ट्रावायलेट रेस से जो है हमारी हमें प्रिवेंट करती है। ओके, फिर आता है दलहनी पौधों की जड़ों में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, कौन सा जीवाणु पाया जाता है, तो दोस्तों राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। और दोस्तों ये राइजोबियम नामक जीवाणु क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है ना, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ओके दोस्तों, याद रखिएगा। ओके, ये देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। किसी भी पूछा जा सकता है दोस्तों घुमा फिरा के, आपको आंसर अच्छे से कंठस्थ होना चाहिए, यह क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। दूध को दही में बदलने वाला बैक्टीरिया कौन सा होता है दोस्तों, लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है वो दूध को दही में बदल देता है। ओके दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। जंग लगना एक कौन सी रिएक्शन है, तो दोस्तों स्लो रिएक्शन है ना, स्लो केमिकल रिएक्शन, यानी मंद रासायनिक अभिक्रिया है। बोर्ड में पूछा हुआ है दोस्तों, जितने भी ऑब्जेक्टिव दोस्तों मैं बता रहा हूँ ये कहीं ना कहीं बोर्ड में पूछे हुए हैं, है ना, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं दोस्तों। तो प्रकृति में सबसे शुद्धतम पदार्थ कौन सा है, या शुद्धतम तत्व कौन सा है दोस्तों, हीरा। ओके, फिर आता है विद्युत की सर्वोत्तम चालक धातु कौन सी होती है दोस्तों, तांबा। कॉपर जो है वो विद्युत की सर्वोत्तम चालक धातु है। वैसे दोस्तों चांदी जो है वो कॉपर से भी ज़्यादा कंडक्ट करता है, मतलब चालक होता है, परंतु ये महंगा बहुत होता है। इस वजह से जो है कॉपर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कॉपर सस्ता भी होता है और चालक भी होता है। लेकिन कॉपर से भी सर्वोत्तम चालक दोस्तों चांदी होता है, ये जरूर याद रखिएगा। अगर ऑप्शन में दिया रहे आपको चांदी दिया रहे दोस्तों, तो आपको चांदी लगाना है, अदरवाइज आप तांबा लिखे तो सही माना जाएगा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर किस फॉर्म में पहुंचता है दोस्तों, विकिरण के द्वारा पहुंचता है। ओके दोस्तों, विकिरण, ठीक है। इसके बाद आता है दोस्तों अनुवांशिक इकाई को क्या कहा जाता है दोस्तों, डीएनए कहा जाता है। डीएनए को ही अनुवांशिक इकाई कहा जाता है। ओके, जेनेटिक यूनिट जो है किसे कहा जाता है दोस्तों, डीएनए को कहा जाता है। फिर आता है बिना बुझा चूने का सूत्र क्या है दोस्तों, CaO, है ना, इसे कली का चूना भी कहते हैं दोस्तों। ओके, या इंग्लिश में बोला जाता है क्विक लाइम, है ना, क्विक लाइम कहा जाता है। इसके बाद आता है दोस्तों बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं, कैल्शियम, CaOH2। ओके दोस्तों, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है CaOH2 नीचे आएगा दोस्तों, है ना, इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा और लगभग बीच बीच में भी कुछ ऑब्जेक्टिव अपन ने निकाल के लगभग 90 या 100 के आसपास ऑब्जेक्टिव हमने सीख लिए। दोस्तों अगर वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो दोस्तों ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े हमसे एक बेहतर एजुकेशन के लिए। ओके दोस्तों।